डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। यहाँ पर देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता क्या होता है, इसके बारे में आज विस्तार से जानेंगे और इसके क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। उसके पहले आपको जानना है कि जैसे व्यापार खाता बनाते थे उसी प्रकार को हमको लाभ हानि खाता बनाना पड़ेगा। व्यापार खाता में हम क्या करते थे, सकल लाभ या सकल हानि को प्रकट करता है। क्या व्यापार खाता में हम निकालते थे सकल या लाभ या सकल हानि निकालते थे। तो यहाँ पर स्पष्ट देखिए लिखा है कि व्यापार खाता व्यापार के सकल लाभ या सकल हानि को प्रकट करता है। इस खाते में केवल प्रत्यक्ष आय एवं प्रत्यक्ष व्ययों को ही लिखा जाता है, जबकि व्यापार संचालन में ऐसे भी व्यय किए जाते हैं जिनसे व्यापार का लाभ अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अतः शुद्ध परिणामों को प्राप्त करने के लिए ऐसे व्ययों को लाभ में से घटाया जाना आवश्यक है। साथ ही व्यापार में बिक्री के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं से भी आय का उपार्जन होता है, मतलब प्राप्त होती है, जिन्हें अप्रत्यक्ष आय कहा जाता है। जैसे ब्याज, कमीशन, बट्टा, ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष आय है। इस प्रकार से अर्जित की गई आयों को लाभ में जोड़ा जाना आवश्यक है। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए व्यापार खाते के बाद लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए लाभ हानि खाते को बनाने की विधि बताया गया है। तो लाभ हानि खाते को बनाने की विधि तो सेम है, ये भी विधि क्या है, सेम है इसके लिए, लेकिन इसमें हमको दो चीज़ों को जानना है। एक तो होता है अप्रत्यक्ष व्यय। अप्रत्यक्ष व्यय किसे कहेंगे, तो अप्रत्यक्ष व्यय माल को बेचने तथा व्यापार संचालन के लिए किए गए व्यय अप्रत्यक्ष व्यय। देखिए, माल को बेचने तथा व्यापार संचालन के लिए किए गए व्यय क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष व्यय। तो कोई भी जो विक्रेता होता है अपने सामान को बेचने के लिए भी क्या करता है, वो विज्ञापन करवाता है। ठीक है, अपने जो दुकान है या अपने जो बिजनेस है उसमें कई नौकर रखते हैं, है ना, और कार्यालयीन स्टाफ रखते हैं। ठीक है, और अनेक प्रकार के व्यय करते हैं। तो ये सारे जो खर्चे हैं वो सारे खर्चे क्या कहलाते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है माल को बेचने तथा व्यापार संचालन के लिए किए गए व्यय अप्रत्यक्ष व्यय कहे जाते हैं। इस प्रकार के व्ययों का संबंध माल के क्रय या उसके निर्माण से नहीं होता। माल के क्रय और निर्माण से नहीं होता, कौन सा, अप्रत्यक्ष व्यय का संबंध। ठीक है, इसलिए इन्हें अप्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। और जिनका संबंध माल के क्रय और उसके निर्माण में होने वाले व्यय से होता है उसको हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। ठीक, अप्रत्यक्ष व्ययों से व्यापार का लाभ कम होता है, अतः इन्हें लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। और अप्रत्यक्ष व्यय अनेक प्रकार के होते हैं जिनका संक्षिप्त विवेचन निम्नानुसार है। पहला जो है बिक्री संबंधी व्यय। बिक्री संबंधी व्यय में क्या होता है, माल के बिक्री हेतु किए गए व्यय इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे संवेष्टन व्यय, संवेष्टन मतलब पैकिंग व्यय। कोई भी सामान है तो उसको पैकिंग करना पड़ता है, उसका जो व्यय है वो विज्ञापन, अभिकर्ताओं को दिया गया कमीशन, अभिकर्ता मतलब एजेंट को दिया गया कमीशन, फिर दलाली, फिर विक्रय पर भाड़ा, बिक्री कर, विक्रय अभिकर्ताओं को दिया गया यात्रा व्यय। ठीक, तो ये जो है क्या है, बिक्री संबंधी व्यय है। फिर है अनुरक्षण व्यय या ह्रास। देखिए, व्यापार में अनेक प्रकार की स्थायी संपत्तियों का प्रयोग में, स्थायी संपत्ति जो है क्या होती है, प्रयोग में लाई जाती है। जैसे फर्नीचर, मशीन, भवन आदि। इन स्थायी संपत्तियों के रख रखाव हेतु समय समय पर खर्च करना होता है। इसी तरह लगातार प्रयोग के लिए इनके मूल्यों में कमी होती है, जिसे ह्रास कहा जाता है। अतः अनुरक्षण व्यय तथा ह्रास इसमें शामिल किए जाते हैं। ह्रास मतलब स्थायी संपत्तियों के लगातार उपयोग करने से उसके मूल्य में होने वाली कमी जो है क्या कहलाती है, ह्रास कहलाती है। फिर है वित्त संबंधी व्यय। वित्त व्यवस्था हेतु पूंजी पर ब्याज। वित्त मतलब पैसे की व्यवस्था करने के लिए हमको क्या देना है, पूंजी पर ब्याज देना पड़ता है, पूंजी जुटाने के लिए। फिर ऋण लिए हैं तो ऋण पर ब्याज देना पड़ेगा। नगद बट्टा देना पड़ता है, नगद प्राप्त करने के लिए क्या देना पड़ता है, बट्टा देना पड़ता है, आदि के लिए खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार के सभी खर्च वित्त संबंधी व्यय कहे जाते हैं। फिर है व्यापार संचालन एवं प्रबंधकीय व्यय। व्यापार संचालन एवं प्रबंधकीय व्यय तो कर्मचारियों को दिया गया वेतन, संगठन व्यय, कार्यालय का किराया,
जो भी आप कार्यालय बनाए हैं वहाँ पर अगर किसी किराए में है तो आपको किराया देना पड़ेगा। मकान किराए पर लिए हैं तो आपको किराया देना पड़ेगा। डाक व्यय, टेलीफोन व्यय, कार्यालय की बिजली व्यय, बिजली का बिल जो आएगा वो, लेखन सामग्री, कानूनी व्यय आदि इस शीर्षक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा है शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ में लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष ही शुद्ध लाभ कहा जाता है। लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष ही क्या कहा जाता है? शुद्ध लाभ कहा जाता है। शुद्ध लाभ होने पर इसकी राशि डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाएगी? डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। इसके बाद डेबिट पक्ष का योग लगा दिया जाता है जो कि क्रेडिट पक्ष के योग के बराबर होता है। डेबिट पक्ष का योग लगाएंगे जो कि क्रेडिट पक्ष के योग के बराबर होता है। शुद्ध लाभ पूंजी खाते में अंतरित किया जाता है। शुद्ध जो लाभ होगा हम क्या करेंगे? पूंजी खाते में अंतरित कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष व्यय तो समझ गए, अप्रत्यक्ष व्यय समझ गए। अप्रत्यक्ष आय तो व्यापार में माल की बिक्री को छोड़कर अन्य क्रियाओं से प्राप्त होने वाली आय को ही अप्रत्यक्ष आय कही जाती है। जैसे प्राप्त कमीशन, प्राप्त बट्टा, प्राप्त किराया, ब्याज, अंशों पर लाभांश, आहरण पर ब्याज आदि मदों से अर्जित की गई समस्त आय अप्रत्यक्ष आय है। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए। शुद्ध लाभ शुद्ध हानि। लाभ हानि खाते का डेबिट शेष की व्यापार की शुद्ध हानि कही जाती है। डेबिट शेष होगा तो क्या हो जाएगा? व्यापार की शुद्ध हानि होगी। शुद्ध हानि होने पर इसकी राशि क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी। इसके बाद क्रेडिट पक्ष का योग लगा दिया जाता है जो डेबिट पक्ष के योग के बराबर होता है। शुद्ध हानि पूंजी खाते में अंतरित कर दी जाती है। ठीक है, ये हो गया। और शेष निकालना जो लिखा है तो हम शेष निकालेंगे और उससे जो भी आएगा वो उसको हम आगे बताएंगे। चलिए इसके बाद देखिए, ये कुछ पंजी प्रविष्टि हैं। पंजी प्रविष्टि को आप पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं इसके मेन टॉपिक में जो है यहाँ पर लाभ हानि खाते का प्रारूप। लाभ हानि खाते का प्रारूप में देखिए खाली स्थान को समाप्त होने वाले वर्ष का, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा जो भी वर्ष दिया रहेगा 31 दिसंबर 2000 को समाप्त होने वाले या 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष का, इस प्रकार से। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो पक्ष है विकलन पक्ष, विकलन पक्ष में हमको सकल हानि लिखना है। ये सकल हानि कहाँ से मिलेगा? तो व्यापार खाते का जो सकल हानि या अगर है तो वो यहाँ पर लिखेंगे, और व्यापार खाते से अगर सकल लाभ प्राप्त हुआ है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न में दिया रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर आप व्यापार खाते लाभ हानि खाते दोनों बनाएंगे तब उसमें मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको सकल लाभ सकल हानि प्राप्त होगा। प्रश्न में लाभ हानि केवल बनाना रहेगा, प्रश्न में दिया रहेगा सकल हानि और इधर लिखेंगे, और सकल लाभ होगा तो समाकलन पक्ष में लिखेंगे। ठीक, इस विकलन जो पक्ष है लाभ हानि का जो विकलन पक्ष है इसमें हमको क्या लिखना रहता है? तो लाभ हानि के विकलन पक्ष में हमको जो है देखिए वेतन, गाड़ी भाड़ा, वेतन से, गाड़ी भाड़ा से, विज्ञापन व्यय से, छपाई व लेखन सामग्री व्यय से, डाक व्यय से, बीमा से, किराया से, बैंक व्यय से, दर व कर से। मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे जो है क्या है? खर्च हैं। तो जितने भी खर्च होंगे अप्रत्यक्ष व्यय जिसको बोलते हैं वो सारे को जो है हमको क्या करना है? उन सभी को हमको विकलन पक्ष में लिखना है। यहाँ पर देखिए जैसे डाक व्यय से, बीमा से, किराया से, बैंक व्यय से, दर व कर से, मरम्मत व्यय से, वैधानिक व्यय से, पूंजी पर ब्याज से, बट्टा से, विकलन रहेगा। बट्टा मतलब बट्टा दिया रहेगा उस समय विकलन पक्ष में आएगा। कमीशन से, यात्रा, कमीशन अगर दिया है तो कमीशन से लिखाएगा। यात्रा व्यय से, डूबत ऋण से, मूल्यह्रास से, और लास्ट में जो होगा वो है शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ कब निकलेगा? जब इस पक्ष का योग ज़्यादा होगा, मतलब समाकलन पक्ष का योग ज़्यादा होगा और विकलन पक्ष का योग कम होगा, तो वहाँ पर शुद्ध लाभ निकलता है। ठीक है, माइनस करेंगे, विकलन पक्ष का ये समाकलन पक्ष का योग ज़्यादा रहेगा और विकलन पक्ष का योग कम रहेगा, तो ज़्यादा से कम वाले को सबको जोड़ करके माइनस करेंगे तो जो अंतर की राशि आएगा उसको हम लिख देंगे शुद्ध लाभ करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए विवरण राशि में सकल लाभ जो है ये व्यापार खाते से प्राप्त होता है या प्रश्न में दिया रहेगा। फिर ब्याज को प्राप्त, तो प्राप्त ब्याज
यहाँ पर क्या होगा, ब्याज को प्राप्त लिखा है ना, प्राप्त ब्याज करके उसको लिखेंगे। बट्टा को प्राप्त, जो प्राप्त है, प्राप्त ब्याज है, प्राप्त बट्टा है, प्राप्त कमीशन है, प्राप्त किराया है, प्राप्त लाभांश है, ये सारे जो है इस पक्ष में लिखाएंगे। ठीक है, कौन सा पक्ष में, समाकलन पक्ष में। और यहाँ पर जो है मान लिया जाए इस पक्ष का मतलब जो विकलन पक्ष है उसका योग अगर लगाए और समाकलन पक्ष का योग लगाए तो विकलन पक्ष का योग ज़्यादा हो रहा है और समाकलन पक्ष का योग कम हो रहा है, तो ज़्यादा वाले से कम वाले जो है योग है उसको माइनस करते हैं। और इस प्रकार के जब होती है तो हम इधर शुद्ध हानि करके यहाँ पर लिख देंगे। अगर हानि हो रही होगी उस स्थिति में, हानि कब होगी, जब विकलन पक्ष का योग ज़्यादा होगा और समाकलन पक्ष का योग कम होगा तब हानि होगी। और लाभ तब होगा जब समाकलन पक्ष का योग ज़्यादा होगा और विकलन पक्ष का योग कम होगा तो लाभ होगा। ठीक है, चलिए अब इसको इंग्लिश में भी लिखा है, देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ग्रॉस लॉस, इधर ग्रॉस प्रॉफिट वही है, सैलरीज का कैरीज आउटवर्ड, है ना। जो हमने हिंदी में पढ़ा वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है। एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, इंश्योरेंस, रेंट, बैंक चार्जेस, रेंट एंड टैक्सेस, रिपेयर्स, लीगल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्काउंट, कमीशन, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेप्ट, डिप्रिसिएशन, ह्रास। ठीक है, और इधर भी है वही सब चीज़ है। इंटरेस्ट रिसिप्ट, डिस्काउंट, क्रेडिट लिखा है, कमीशन क्रेडिट, रेंट क्रेडिट, डिविडेंड रिसिप्ट, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा एक बार याद कर लीजिएगा। जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय हैं वो इस पक्ष में होंगे, विकलन पक्ष में, और जितने भी आय रहेंगे उसको हमको समाकलन पक्ष में लिखना है। ठीक, तो इसके बाद हम जो है एक प्रश्न को देखेंगे और बनाएंगे कि किस प्रकार से। अभी एक उदाहरण के प्रश्न से आप समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित विवरणों से श्री संजय कुमार का लाभ हानि खाता 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनाइए। लिखा है यहाँ पे सारा चीज़ देखिए सकल लाभ भी दिया है, वेतन भी, डाक भी है, प्राप्त किराया। तो ये कौन सा पक्ष में जाएगा बस उसको देखना है आपको। तो जो सकल लाभ है, सकल लाभ कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है सकल लाभ भी समाकलन पक्ष में, तो हम यहाँ पर सकल लाभ करके राशि डाल देंगे। वेतन कौन से पक्ष में जाएगा, तो वेतन जो है खर्चा है ना, खर्च है। और कैसा खर्चा है, ये अप्रत्यक्ष है, तो वेतन डेबिट पक्ष में जाएगा, विकलन पक्ष में जाएगा, डाक व्यय विकलन पक्ष में जाएगा, विकलन मतलब डेबिट पक्ष में। ठीक है, प्राप्त किराया विकलन पक्ष में, और देय बट्टा विकलन पक्ष में जाएगा। सामान्य व्यय प्राप्त किराया जो है यहाँ जाएगा, कौन सा पक्ष में जाएगा, ये क्रेडिट पक्ष में जाएगा। क्रेडिट मतलब समाकलन पक्ष में, क्योंकि ये प्राप्त किराया है इसलिए, है ना। हमने यहाँ पर पढ़ा है प्राप्त किराया, ये देखिए किराया जो है प्राप्त है, तो ये वेतन डेबिट, डाक व्यय डेबिट, प्राप्त किराया क्रेडिट में, देय बट्टा डेबिट में, देय बट्टा है तो डेबिट, और प्राप्त क्या बोलते हैं, प्राप्त बट्टा है तो क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, सामान्य व्यय डेबिट, बीमा व्यय डेबिट, विज्ञापन व्यय डेबिट। ठीक है, उसके बाद डूबत ऋण है तो भी डेबिट, ऋण पर ब्याज डेबिट, निर्यात कर डेबिट, गैर उत्पादक व्यय डेबिट, यात्रा व्यय डेबिट, विक्रय व्यय डेबिट, प्राप्त कमीशन क्रेडिट, कानूनी व्यय डेबिट। तो सारे जो है बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि डेबिट में ही जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसका बना हुआ है, यहाँ पर देखिए सब चीज़ है, वेतन, डाक व्यय, सब इस सब को लिख दिए हैं यहाँ पर, ये सब लिखे। और इधर सकल लाभ इतना है, कितना लिखा है 97,000, प्राप्त किराया 3,000 और कमीशन 1,400। अब इन सब को जोड़ दिए, तीनों को जोड़ दिए तो कितना है 1,01,400। अब इधर को भी जोड़े हैं तो इधर जो है कम आ रहा है ना। इन सब को जोड़ेंगे, आप जोड़ लीजिएगा, तो इन सब को जोड़ने पर हमारा इधर का राशि कम है और इस पक्ष का राशि जो है ज़्यादा है। तो हम इस ज़्यादा वाले में से कम वाले को जोड़े हैं और उसको जोड़ करके हम माइनस किए, मतलब घटाए, तो हमारे पास इतना एक्सेस था, मतलब इस पक्ष का योग जो है इतना ज़्यादा था, 73,180 रुपये ज़्यादा था। तो इस पक्ष को भी बराबर करना है हमको, मतलब 1,01,400 रुपये करना है इधर को भी। तो हम क्या करेंगे, शुद्ध लाभ, अब इस पक्ष का योग ज़्यादा रहता है और इस पक्ष का योग कम रहता है, तो अंतर की जो राशि है हम यहाँ पे लिख देते हैं शुद्ध लाभ के रूप में। शुद्ध लाभ, क्योंकि समाकलन पक्ष का योग ज़्यादा रहेगा तो उस स्थिति में अंतर की राशि जो आएगी वो हमारा शुद्ध लाभ होगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख दें शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट करके 73,180, और यहाँ पर लिख देंगे अंतरित पूंजी खाते में। तो इस प्रकार से जो है यह प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्रियात्मक प्रश्न 8 और 9 को बनाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप 8 और 9 और 10
जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, उसके पश्चात हम आगे व्यापार खाता और लाभ हानि खाता को बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।